नमस्कार। आज 21 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को जब हुई तब देश को आजाद हुए महज 4 साल ही हुआ था। इस बीच 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के अलावा अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अन्य प्रतिभा के धनी लोग भी शामिल थे। उस समय भारत विभाजित होकर भारत और पाकिस्तान बन चुका था। पंडित नेहरू की पाकिस्तान के प्रति नरम रुख राष्ट्रवादी शक्तियों के मन में आशंकाएं उत्पन्न कर चुकी थी। 1947 पर पाकिस्तान ने कश्मीर आक्रमण किया था। तब नेहरू का युद्ध विराम घोषणा करना और राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के मामले को उलझा देना राष्ट्रवादी शक्तियों को संदिग्ध कर चुकी थी। देश विभाजन के समय लाखों हिंदू शरणार्थी पूर्व पाकिस्तान से आकर भारत में शरणार्थी बनकर रहने लगे थे। पंडित नेहरू के पाकिस्तान के प्रति जो रवैया था उसके चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी में योगदान किया और बाद में चलकर यही पीपल्स पार्टी जनसंघ बना। जनसंघ की स्थापना से पहले डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवकर जी से मिले और उन्हें जनसंघ में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन गोलवकर जी ने उनकी इस प्रस्ताव को नाकच करते हुए उन्हें दिलासा दिया था कि आरएसएस सीधे सीधे राजनीति से जुड़ने के बजाय अपनी स्वाधीन स्वरूप बनाए रखना पसंद करेगी। परंतु उन्होंने यह भी उनको आश्वासन दिया था कि नए पार्टी की विस्तार व संगठन की सहायता के लिए कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता आरएसएस उन्हें प्रदान करेगी। और नानाजी देशमुख, अटल जी, सुंदर सिंह भंडारी जैसे कर्मठ लोग जनसंघ से जुड़ गए। 1952 में भारत में लोकसभा की पहली चुनाव हुआ और उस चुनाव में जनसंघ ने 3 सीट में जीत हासिल किया। उस संसद में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का निर्माण किया गया, जिसमें अकाली दल, गणतंत्र परिषद एवं अन्य छोटे मोटे दल सहभागी हुए और जनसंघ भी इसमें शामिल हुए। इस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट में 31 सदस्य थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके नेता बने। उस बार लोकसभा के चुनाव में जनसंघ को 3.07% मत प्राप्त हुए और जनसंघ राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो गया। उसी समय राजा हरि सिंह ने, जो जम्मू और कश्मीर के राजा थे उस समय की, उन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में विलीन कर दिया। फिर पंडित नेहरू जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर के शासक नियुक्त किया। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अलग प्रधान, अलग विधान और अलग निशान लागू किया। इसके विरोध में वहाँ कड़ा आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व जनसंघ ने लिया। हालांकि इस आंदोलन का आरंभ प्रजा परिषद ने किया था। जनसंघ द्वारा इस आंदोलन को अपना आंदोलन बना लेने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो परमिट लेकर प्रवेश करने का प्रावधान था उसे तोड़ते हुए 18 मई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू और कश्मीर में दाखिल हुए। उनके जम्मू और कश्मीर में दाखिल होते ही उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून को संदिग्ध हालत में, ये 1953 की बात है, उनकी शेख अब्दुल्ला की कारागार में मृत्यु हो गई। अपनी निर्णात्मक अवस्था में भारतीय जनसंघ को यह भारी आघात लगा। भारतीय जनसंघ यथास्थिति छोड़कर भारतीय मूल्यों के अनुकूल और लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन का आग्रह लेकर राजनीतिक मंच पर उतरा था। अपने प्रथम घोषणा पत्र में भारत को शक्तिशाली, सुसंगठित और सुसंपन्न बनाने का ध्येय सामने रख भारत को सामाजिक
और आर्थिक जनतंत्र बनाने की बात जनसंघ ने कही। आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन में वृद्धि और वितरण में समानता तथा उपभोग में संयम की बात कही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद जनसंघ की नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिया। पंडित जी ने अपने विचारधारा और दर्शन से जनसंघ को प्रतिपादन किया। उन्होंने एकात्म मानवतावाद का दर्शन प्रस्तुत किया और कार्यकर्ताओं के चरित्र एवं अनुशासन पर प्रबल आग्रह रखा। भौगोलिक राष्ट्रवाद के जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीय जनसंघ के राष्ट्रवाद के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। वे पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और इसके चलते आदर्शवाद और लोकतंत्र भारतीय जनसंघ की विचारधारा बना। जनसंघ ने 5 चुनाव लड़े और इन चुनावों में 3.07% से लेकर 7.36% वोट उनको मिला और समय के साथ उनकी जनप्रियता भी बढ़ी। 1967 में 9 राज्य में कांग्रेस सत्ताहीन हुई भारत के और कांग्रेस की जगह मिलीजुली सरकारें बनी और जनसंघ भी न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर इन सभी राज्यों के सरकारों के सहभागी बने। 1973 से 80 तक ये समय देश के लिए भी और जनसंघ के लिए भी बड़ा ही संग्राम के समय थे। इस समय गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन का आरंभ हुआ। वहाँ लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऊब चुके थे और लोगों ने कांग्रेस को शासन से उच्छेद किया और जनता मोर्चा की वहाँ पर विजय हुई। जयप्रकाश नारायण का यह समय केवल गुजरात में ही नहीं, बिहार में भी छात्रों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अकाल पड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में ऐसे ही छात्र आंदोलन को नेतृत्व दिया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद न्यायालय में न्यायाधीश जगमोहन ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था और 6 वर्षों तक उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। इन सभी आंदोलन और घटनाक्रम के चलते इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया अपनी गद्दी बचाने के लिए और अपने सारे विरोधियों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगी, संघ पर प्रतिबंध लगा। अपने हित के लिए उन्होंने न्यायपालिका और नौकरशाही का उपयोग करना शुरू किया और मीसा कानून का दुरुपयोग भी करना शुरू किया। विरोधी दलों तथा लोकतंत्र में आस्था रखने वाले संगठनों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आपात स्थिति के विरोध में सत्याग्रह इन्हीं दिनों शुरू हुआ जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था और 25,000 से भी ऊपर लोगों को इंदिरा गांधी ने मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया था। देश में इंदिरा गांधी ने गणतंत्र की जगह तानाशाही की शुरुआत कर दिया था। इंदिरा गांधी ने 1977 में अपने तानाशाही चरित्र पर पर्दा डालने के लिए लोकसभा चुनावों की घोषणा की। जेल में बंद विपक्ष के लोगों ने मिलजुल कर इंदिरा गांधी को मात देने के लिए जनता दल की गठन किया। भारतीय जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में विसर्जित कर दिया ताकि इंदिरा गांधी को सबक सिखा सके सभी मिलकर। जनता पार्टी को इस बार इलेक्शन में शानदार जीत हासिल हुई और देश में लोकतंत्र पुनर्स्थापित हुई। जनता पार्टी ने देश को अच्छा शासन प्रदान किया, किंतु कुछ घातक ने जो पार्टी के अंदर ही छुपे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध को लेकर जनसंघ से आए सदस्यों के बारे में दोहरी सदस्यता का प्रश्न खड़ा किया और इस विषय को लेकर जनसंघ से आए नेता जनता पार्टी से बाहर हो गए। उसके पश्चात जनता दल की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई। 1980 के 6 अप्रैल को जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नया राजनीतिक दल बनकर सामने आया। यहाँ से भारत में एक नई राजनीतिक परिक्रमा का आरंभ हुआ और अपने जन्म समय से आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक कार्य
क्रम जो राजनीतिक परिक्रमा है उसके बारे में आपको फिर एक नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।